नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मायावती और अखिलेश यादव समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि समता, न्याय और बंधुत्व के उच्च आदर्शों से अलौकिक, समरस और समावेशी समाज की आधारशिला रखने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। अंत्योदय और लोक कल्याण के प्रति समर्पित बाबा साहब सच्चे अर्थों में मां भारती के अमूल्य रत्न हैं। उनका प्रेरक जीवन हम सभी के लिए सदैव पथ प्रदर्शक रहेगा। और ये अलग अलग आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, दूसरी तरफ मायावती है और ये तीसरी जो तस्वीर देख रहे हैं ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव की है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान सभी उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा देते हुए नजर आते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मूल आदर्शों पर चलते हुए लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, संविधान लिखा, उसी तरह सभी को इसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। करहल पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। शिवपाल यादव ने महिला आरक्षण बिल को जल्द पास करने की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता परेशान है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है और ये झूठ बोलने वाली पार्टी बन गई है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, चुनाव टाइम से होना चाहिए, समय से होना चाहिए जी। कहते हैं अभी तो वोटर लिस्ट इसीलिए डिक्लेयर नहीं हुई है। जो पंचायत के चुनाव होना है तो वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव से डर रही है कि कहीं इसका असर 2027 में पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरी हुई है। जो जनरल चुनाव में विधानसभा की उससे डरी हुई है। क्योंकि पीडीए देख करके पूरी डरी हुई है। मथुरा में बहुत बड़ी घटना हुई है, क्या मानते हैं इसको प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम वहाँ सही थी क्या? लेकिन इंतजाम तो भाई जी। सही होगा तो ऐसी घटना होती है। कहीं कहीं शासन की लापरवाही है। अच्छा, किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार, क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुग्राम में 2 किसानों ने आत्महत्या की है। ये किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। किसानों की सुनी नहीं जाती। कहीं कोई कब्जा करे, कहीं पर तहसील के अधिकारी सुनवाई नहीं करते। तो उसकी वजह से किसानों पर कर्जा भी बढ़ता जाता है। जब कर्जा बढ़ता है तो किसानों को दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं और वसूली बराबर चलती रहती है। किडनी कांड के अवैध धंधे में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना और 25,000 रुपए के इनामी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रोहित ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब तक की जांच में रोहित एनेस्थीसिया का विशेषज्ञ डॉक्टर बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में यह सफेद झूठ पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद साफ हुआ कि खुद को डॉक्टर कहने वाला रोहित सिर्फ इंटर पास है। उसने मेडिकल लाइन की कोई भी औपचारिक पढ़ाई या डिग्री हासिल नहीं की है। बिना किसी अनुभव और शिक्षा के वो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। देखिए, ये मुख्य आरोपी है
जिसका नाम राहुल तिवारी है। ये मूलतः बिलग्राम जनपद हरदोई का रहने वाला है। अभी फिलहाल ये गाजियाबाद में भी रहा है। जो ये 25,000 का इनामिया था। इस पूरे प्रकरण में ये इस तरह से मास्टरमाइंड था। इसकी आज सुबह गिरफ्तारी की गई है जीटी रोड से। जब इससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये डॉक्टर्स की टीम अरेंज करता था, जो मेरठ से लेकर के आते थे। मेरठ से और ये टीम आती थी। अब इसमें अभी तक कुल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये 10वां अभियुक्त है जो गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें जब इससे पूछताछ हुई तो इसने बताया कि इसने जो 2 इसके पास मोबाइल थे वो इसमें फेंक दिया है। वो इसके पास से मोबाइल इसके बरामद नहीं हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो इसके पास से मिल सकते थे वो अभी हमें मिल नहीं पाए। शीघ्र ही प्रयास किया जा रहा है कि इसका मोबाइल भी हम लोग बरामद करें। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं, जैसे डॉक्टर अली जो ऑपरेशन करता था, वो अमित, वैभव, इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए ये मोहनपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में रसौली के ऑपरेशन के बाद एक महिला की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें फारुखाबाद रेफर किया, लेकिन रास्ते में कायमगंज के पास महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिजन ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। भाजपा विधायक राम फेरन पांडे सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ कटरा स्थित इंडियन बौद्ध विहार पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा की साफ सफाई की और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। इस दौरान प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर उनके महान विचारों, संघर्षों और देश के प्रति अपने योगदान को याद किया गया। विधायक ने कहा कि बाबा साहेब के आदर्श हमें समानता, न्याय और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए डीएम राजेश कुमार पांडे ने कोंच गल्ला मंडी के खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं डीएम ने बताया कि जनपद में कुल 64 गेहूं खरीद केंद्र संचालित है और सभी केंद्रों पर पर्याप्त यहां बारदाना उपलब्ध है। देखिए, जनपद में कुल 64 हमारे गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हैं। 14 तो जालौन मंडी में है, 3 यहाँ कोंच में है। यहाँ के 2 केंद्रों का निरीक्षण किया है। बेसिकली आज मुझे देखना था कि बारदाना है कि नहीं। तो एफसीआई के केंद्र पे भी पर्याप्त मात्रा में बारदाना है। 7,000 बोरे उनके पास पड़े हुए हैं और 4,500 बोरे इनके पास पड़े हुए हैं। खरीद हो रही है और इसी तरह जालौन मंडी में भी बोरों की पर्याप्त संख्या है। जो किसान आ रहे हैं उनसे क्रय किया जा रहा है। कोई कहीं कठिनाई नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र पर व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसलिए औचक निरीक्षण करके देखा जा रहा है। किसानों से संवाद किया गया तो इनका गेहूं तौला जा रहा है। सुनाया कि गेहूं किसान आए हुए थे, इनका भी ट्राली उतारी जा रही है। किसान भाई अपना क्रय केंद्र पे ही गेहूं लाएं, जो कि सरकार द्वारा 2585 रुपये का रेट रखा गया है, जो मंडी के रेट से, बाज़ार के रेट से कहीं अधिक है, उसका लाभ लें ताकि इनको न्यूनतम जो है कोई उसका नुकसान न होने पाए। तो कुल मिलाकर उपजिलाधिकारीगण और सभी एडीएम्स को भी निर्देश दिए गए हैं सतत भ्रमण करें, बोरा की कहीं कठिनाई न होने पाए, इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी बोरे का प्रबंध किया जा रहा है। और जो एफसीआई है और अन्य हैं कोटेदारों के माध्यम से भी जिला प्रशासन ने बोरा की खरीद की है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना गेहूं और कोई भी अगर शिकायत होती है तो जो टोल फ्री नंबर उस पर करें, वो जिलाधिकारी को बताएं और अपने क्रय नीति का करके और उसका लाभ उठाएं। देखिए, जनपद में कुल 64 हमारे गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हैं। कानपुर से एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां करीबन 130 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। स्वरूपनगर थाना और सेंट्रल जोन की सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है
और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके फर्म और बैंक अकाउंट की जानकारी लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच में पता चला कि आरोपी अलग अलग कंपनियों से पैसे मंगवाकर उसे कई खातों में ट्रांसफर करते थे और फिर नकद निकाल लेते थे। पुलिस ने चेकबुक, एटीएम कार्ड और कैश काउंटिंग मशीन बरामद की है। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। देखिए, ओवैस नाम के एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि उसका जो पूर्व से संचालित एक फर्म थी और एक करेंट अकाउंट था, उसकी धोखाधड़ी करके और लाभ का लालच दे करके 2 व्यक्तियों ने उससे उसकी सारी डिटेल प्राप्त कर ली और प्राप्त करके उसका मिसयूज़ कर रहे थे। उसको जब इस बात की आशंका हुई तो इस आशंका पे उसने जब अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो बैंक अकाउंट चेक करने पे इनिशियली उसको पता चला कि करीब 35 करोड़ रुपए का लेन देन उसके अकाउंट से हुआ है। बाद में जब उसने विस्तृत जांच की तो पता चला कि 130 करोड़ रुपए का पिछले 9 महीने में लेन देन किया गया है। इस शंका के आधार पर उसने रिपोर्ट करी थी। इसकी विस्तृत विवेचना करी गई। विस्तृत विवेचना करने पे ये तथ्य प्रकाश में आया कि 2 लोगों ने उससे ओवैस से उसके अकाउंट की सारी डिटेल प्राप्त करके उसको म्यूल अकाउंट के रूप में प्रयोग किया और विभिन्न शेल कंपनियों से पैसे ट्रांसफ़र कराए इस अकाउंट में और उसके बाद इस पैसे को विभिन्न अकाउंट्स में फर्दर ट्रांसफ़र करके उसके कैश के रूप में निकाल लिया गया और निकाल करके फिर आगे इसका मिसयूज़ किया गया। इस आधार पर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद हुआ है। एक जिंदा कारतूस भी मिला है। 315 बोर का एक देसी तमंचा मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। महाराजगंज में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के कुट्रा गांव में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी फैल गई है। गांव के रहने वाले मनोज शुक्ला को उस समय निशाना बनाया गया जब वो अपने भतीजे के साथ दुकान जा रहे थे। रास्ते में कुछ दबंगों ने घेराबंदी कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली मनोज शुक्ला के पैर में लग गई। घायल हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष ने दीपक सिंह, राहुल सिंह, कुलदीप सिंह, अमन सिंह और सौरभ सिंह समेत अन्य लोगों पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही छोटू प्रधान उर्फ धीरेन्द्र सिंह पर इस वारदात के पीछे होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और तहरीर के आधार पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दबंगों का कहर किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से बेखौफ है दबंग और किस तरह से आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के कटरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े गोली मारी गई और इससे आसपास सनसनी फैल गई। गांव के रहने वाले मनोज शुक्ला, उनके ऊपर जो है वो निशाना लगाया गया, गोली चलाई गई। वो भतीजे के साथ दुकान जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ दबंग मिले और उनकी घेराबंदी कर फायरिंग कर दी। गोली जो है मनोज शुक्ला के पैर में लगता है, घायल अवस्था में लाया गया है। इसका उपचार किया गया है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि गोली लगी है। हमारा प्राथमिक उपचार देने के बाद एक्सरे एडवाइस किया, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि कोटरा गांव से आया है। थाना कौन सा है? क्या स्थिति है उनकी? अभी देख के ऐसा लग रहा है कि नाजुक है। अगर यहाँ पे नहीं कंट्रोल हुआ तो इसे यहाँ से मरीज आया है मनोज शुक्ला नाम का।
बाद कंफर्म करेंगे कि क्या है। कोटरा गांव से आया है। थाना कौन सा है? क्या स्थिति है इनकी? अभी देख के ऐसा लग रहा है कि नाजुक है, अगर यहाँ पे नहीं कंट्रोल हुआ तो इसी यहाँ से रेफर किया। मरीज आया है, मनोज शुक्ला नाम का कोटारा। और महाराजगंज में बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बस और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई और इस भीषण टक्कर में बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। महाराजगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक की टक्कर हो गई। बाइक और बस की आमने सामने टक्कर हुई। भीषण टक्कर में बाइक में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। हापुड़ में बेखौफ स्टंटबाजों का खतरनाक खेल सामने आया है, जहां हजारों की भीड़ के बीच सड़क पर ट्रैक्टर और बाइक से जानलेवा स्टंट किए गए। मगर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ तिराहे पर सरेआम हुई स्टंटबाजी ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह स्टंटबाज बिना किसी डर के ट्रैक्टर और बाइक को लहराते हुए खतरनाक करतब कर रहे हैं, जबकि आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। इस दौरान जरा सी चूक भी बड़ा हादसा बन सकती थी। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। कानपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने थाने में जोरदार हंगामा किया और थानेदार को चूड़ियां दिखाकर विरोध जताया। ये प्रदर्शन दहेज उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज करने की मांग को लेकर किया गया था। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और बर्रा मंडल के पदाधिकारी थाने पहुंचे। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए। इस दौरान एसओ के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौके पर पहुंचे डीसीपी और एडीसीपी साउथ ने स्थिति को संभाला, लोगों को शांत करवाया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पहले ही न्यायालय को आख्या भेजी जा चुकी है और कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं लगाए गए आरोपों की जांच एडीसीपी को सौंप दी गई है। कुछ स्थानीय पदाधिकारी यहाँ पे आए थे थाने पर, जिनका एक आरोप था कि एक महिला के साथ हुए उत्पीड़न के संबंध में थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो चूंकि अभी माननीय न्यायालय का एक निर्देश था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी रिलेटेड जो प्रकरण है उसमें पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज ना करके कंप्लेंट केस वहाँ पे माननीय न्यायालय में होगा परिवार, और उसमें फिर सुनवाई होगी। उसी के क्रम में इनके प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। लेकिन इनका एक आरोप यह था कि पूर्व में इनके द्वारा जो एफआईआर दी गई थी वो सिंपली मारपीट की धाराओं में दी गई थी, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो फिलहाल मैंने उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और इनका आरोप था कि जो कंसर्न पुलिस स्टाफ है या जो भी चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो उस संबंध में एक जांच मेरे द्वारा एडीसीपी साहब को दी गई है और उसी परिणाम के आधार पर उसमें कुछ स्थानीय पदाधिकारी यहाँ। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। उन्होंने पटेल तिराहा के पास धरना दिया, केंद्र सरकार के फैसले को प्रताड़ना बताया। शाम को शिक्षकों ने शहर में मशाल जुलूस निकाला, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश संयोजक कमलेश पांडे ने कहा कि कई शिक्षक 20 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नए आदेशों से शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। मंडल संयोजक शिवसागर मिश्रा ने बताया कि सेवानिवृत्त के करीब शिक्षकों से भी परीक्षा मांगी जा रही है। जिला संयोजक हर्ष त्रिपाठी ने कहा कि टीईटी 2011 में शुरू हुई थी, पुराने शिक्षकों से भी परीक्षा मांगी जा रही है। संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। सरकार जिस तरह से टेट अनिवार्यता, जो 40 साल नौकरी कर चुके, 20 साल नौकरी कर चुके, उन्होंने टेट पास करने का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट बहाना है, हाई कोर्ट बहाना है। ये सरकार का षड्यंत्र है। सरकार शिक्षकों को परेशान करना चाहती है। ऐसी इस सरकार के हम लोग अपनी बात
मशाल जुलूस के माध्यम से और कई माध्यमों से बार बार पहुंचा रहे हैं। लोकसभा में तमाम सांसदों ने हमारी बात उठाई, लेकिन ये सरकार, बहरी गूंगी सरकार, सुनने को तैयार नहीं है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, अभी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी तो 2027 में इस सरकार को हम लोग वोट के माध्यम से नीचे उतारने का काम करेंगे। आज कौन कौन लोग शामिल हुए आप लोग प्रदर्शन? हमारे प्रदर्शन में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के जूनियर शिक्षक संघ, अनुदेशक शिक्षक संघ, अटेवा, यूटा, टीएसटी, तमाम और साथी जितने भी साथी हैं संगठन, किसान यूनियन के साथी भी शामिल हैं। चूँकि टिकैत जी का भी समर्थन हमको प्राप्त हुआ है। अभी हम किसान के बच्चे हैं, हम सभी के बच्चे हैं। आज सरकार हम पे थोपी है। जो साथी सोच रहे हैं कि जो हमारे ऊपर टेट नहीं होगा, ये सरकार आने वाले समय में सुपर टेट कर देगी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो जिलाधिकारी बन के आते हैं, जो जज बन के आते हैं, उनको 20 साल बाद कोई परीक्षा ली जाती है? नहीं ली जाती। अगर ऐसा लागू हो तो देश के सभी पे लागू हो। जज से परीक्षा ली जाए, जिलाधिकारी से परीक्षा ली जाए, एसडीएम से परीक्षा ली जाए, नेताओं से ली जाए। नेता जो एक दिन चुना जाता है, जो एक दिन के लिए चुना जाता है, उसको पेंशन दी जाती है। और जो सरकारी कर्मचारी 10 साल नौकरी करता है, 20 साल नौकरी करता है, उसको टेंशन दी जाती है। ये चलेगा नहीं। तो आप कहते हैं आप पुरानी ले लो, आप पुरानी ले लोगे, हमको नई दे दोगे। आप बांटने का काम करते हो। आप देश के राजा हो। देश के राजा को सबके साथ न्याय करना चाहिए। हम शिक्षक कर्मचारी अपील करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। अगर न्याय नहीं होगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी विधानसभा घेरेंगे, लोकसभा घेरेंगे। नहीं बनी बात तो निश्चित तौर पर शहर के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में महिला मरीज के कुंडल चोरी होने और अस्पताल स्टाफ के द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों ने डीएम से शिकायत की है। शिकायत पत्र में बताया गया कि 10 अप्रैल को वो अपनी गंभीर रूप से बीमार मां को इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर आया था। भर्ती के दौरान उनकी मां के सोने के कुंडल चोरी हो गए। इसका आरोप अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड पर लगाया गया। राहुल ने दावा किया कि गेट पर लगे कैमरा नंबर 9 में चोरी की घटना कैद हुई है। इस पर जब अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली गई तो अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि आईसीयू टेक्नीशियन सहायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर मरीज की स्थिति को लेकर असंवेदनशील बातें कही। आरोप यह भी है कि उनकी मां का इलाज अधूरा छोड़कर उन्हें अस्पताल से बाहर कर दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। डीएम ने सीएमओ को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि सीएमओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। निजी हॉस्पिटल के एमडी ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी से संपर्क किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी ने सुरक्षा गार्ड को हटा दिया है। अन्य आरोप निराधार है। जी, मेरा नाम राहुल है। मैं ग्राम रामपुरिया सिरसा पोस्ट चंदोई जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाने के कारण मेरे भाई डॉक्टर एस.के. अग्रवाल के यहाँ भर्ती करवाने गए थे। वहाँ पे जो है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी माँ के सोने के कुंडल चोरी कर लिए। मेरे कहने पर मैंने कहा जब डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मेरे कुंडल चोरी हो गए, तो डॉक्टर साहब ने जो है मेरी माँ का अधूरा इलाज किया। कभी मेरे व्हाट्सएप पे ये इस तरह की सूचना आई है और अभी आपने बाहर निकल के मुझे एक वीडियो दिखाई है। तो इस पे जो है हम अभी दफ्तर जाके चिट्ठी बना के इनको बुलवाते हैं, इनका स्पष्टीकरण मांगते हैं और संबंधित व्यक्ति को भी बुला लेंगे जिनके संग ये दुर्घटना हुई है, और फिर जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। और हापुड़ से बड़ी खबर। हापुड़ में बयानबाजी पर बवाल मचा है। पूर्व मंत्री मदन चौहान की भाषा पर अब सवाल उठ रहे हैं। किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर टिप्पणी की गई है। पूर्व मंत्री के बयान से सियासी विवाद गरमाया है। बयान पर बीजेपी की कार्रवाई पर मांग उठ रही है कि आखिर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बड़ी खबर हापुड़ से। हापुड़ में बयानबाजी को लेकर बवाल मचा है। पूर्व मंत्री मदन चौहान की भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर टिप्पणी की गई है। पूर्व मंत्री के बयान से सियासी विवाद गरमाया है। बयान पर अब बीजेपी घिरती नजर आ रही है। कार्रवाई की मांग तेज हो रही है।
और पीलीभीत में ब्रिटिश कालीन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की मांग तेज हो गई है। हरदोई ब्रांच नहर पर 18वीं सदी में बने कई पुराने पुल अब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता शिवम कश्यप ने इस मुद्दे को उठाते हुए जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को पत्र सौंपा है। मामले को गंभीरता देखते हुए डीएम ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लखनऊ सर्कल को इन पुलों के संरक्षण के लिए अनुरोध भेज दिया है। बताया जा रहा है कि लाल पुल, डंगा और बाइफर्केशन जैसे कई ऐतिहासिक पुल है जो समय के साथ कमजोर हो गए हैं। खैर, अब देखना होगा कि क्या इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित कर उनकी पहचान को बचाया जा सकेगा। देखिए, जिलाधिकारी महोदय को मैंने पीलीभीत जनपद में जो ब्रिटिश कालीन पुल हैं जो हरदोई ब्रांच नहर पर स्थित थे, उन पुलों की स्थिति बहुत जर्जर है और विगत 1 वर्ष से उन पे कुछ पुलों पे आवागमन बंद था। इससे राहगीरों को दिक्कत हो रही और वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च को है उसमें कई करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति हुई है जिस पर पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो हम लोगों ने जब हिस्ट्री के हम कहीं ना कहीं उसमें रुचि रखते हैं और ऐतिहासिक विरासत है वो कहीं ना कहीं पुल, तो उन पुलों को ध्वस्त ना करके उनकी जगह नए पुलों का निर्माण किया जाए, क्योंकि जो जिम कार्बेट हैं उन्होंने भी अपनी कई पुस्तकों में इस पूरे क्षेत्र का, इन पुलों का जिक्र किया है। और जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पीलीभीत टाइगर रिजर्व है तो उसमें भी कई लोग आते हैं। तो एक जो चूका सेंचुरी गेट पर जो लाल पुल है, तो लाल पुल अपने आप में भी बहुत खूबसूरत है। तो इसलिए मेरा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध रहा है कि इन पुलों को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित धरोहर घोषित किया जाए ताकि ये पीलीभीत के एक ऐतिहासिक पन्ने में एक नया पन्ना जुड़ जाए। जिलाधिकारी महोदय ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया और उनके द्वारा एक पत्र तैयार कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लखनऊ सर्किल को भेज दिया गया। आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम उस पर कार्य करेगी। देखिए, जिलाधिकारी और मथुरा की घटना के बाद हापुड़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्रिजघाट गंगा पर नाव संचालकों को लाइफ जैकेट वितरित किए गए हैं। मथुरा की घटना के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रही है। नावों की क्षमता तय होगी। हर नाव में 8 सवारी की लिमिट, नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। 144 नाव संचालकों को 9 लाइफ जैकेट दिए गए हैं। सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। विधायक हरेंद्र तेवतिया और ईओ पवित्रा त्रिपाठी ने लाइफ जैकेट बांटी है। मथुरा की घटना के बाद अब प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है। जिस तरह से मथुरा की घटना हुई उसके बाद हापुड़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिजघाट गंगा पर नाव संचालकों को लाइफ जैकेट वितरित किए गए हैं। प्रशासन सख्त है। नाव की क्षमता तय होगी। हर नाव में 8 सवारी की लिमिट तय होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। 144 नाव संचालकों को 9 लाइफ जैकेट दिए गए हैं। सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। विधायक हरेंद्र तेवतिया और ईओ पवित्रा त्रिपाठी ने लाइफ जैकेट बांटी है। सर्वप्रथम तो सभी ब्रिजघाट वासियों को मेरा नमस्कार। ब्रिजघाट पर जितनी भी नाव चलती हैं उन नावों को सुरक्षित तरीके से संचालित कराने के लिए जो आते हैं यहाँ पर यात्री, उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र शासन की तरफ से मुफ्त में लाइफ जैकेट बांटी गई हैं। प्रति नाव हमने 8 लाइफ जैकेट यात्रियों के लिए, 1 चालक के लिए और 1 रिजर्व में रखी गई है। तो 10 लाइफ जैकेट प्रति नाव बांटी गई हैं और साथ में उनको निर्देशित किया गया है कि लाइसेंस बनवाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और लाइफ जैकेट के बिना संचालन ना करें, जिससे कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में 300 से प्लस हमारा अनुमान है कि इतनी नाव संचालित हैं, जिसमें से 144 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। हालांकि हमने बहुत मेहनत की, कोशिश भी की सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन शायद जागरूकता थोड़ी कम है। अब आज कुछ लोग और निकल कर आए हैं कि हम भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और उनके होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर डिमांड भेजी जाएगी। जितनी लाइफ जैकेट हमें मिलेंगी फिर उनको वितरित हम करेंगे। फिलहाल 300 प्लस के आसपास संचालित है। ऐसा हादसा कभी ना हो, हम तो चाहेंगे कहीं पर भी ना हो और यहाँ ना हो, उसके लिए हमने ये व्यवस्था, शासन ने ये व्यवस्था उपलब्ध कराई है कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल अनिवार्य है। बिना लाइफ जैकेट के कोई बोट संचालित नहीं होगी और नियमों का अनुपालन करना होगा। ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। जितनी संख्या अनुमन्य है उससे ज़्यादा यात्री नहीं बिठाएंगे। अगर इन नियमों का पालन किया जाता है तो 100% सुरक्षा हमारी सुनिश्चित हो जाएगी। कि फिलहाल हम जागरूकता बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट लगातार करवा रहे हैं, लोगों को बुलाकर बता भी रहे हैं, लेकिन यदि फिर भी बात नहीं सुनी जाती है तो हम नियम विरुद्ध कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी नाव हैं यहाँ पे तो उनमें लाइफ जैकेट दी जाए। हर नाव को 10 जैकेट दी जा रही हैं और आज 144 नाव पर जैकेट का वितरण किया जा रहा है। को देख कर के ही ये जैकेट दी जा रही हैं, जिससे कि हर नाव में 8 लोग बैठें और 8 लोगों को जैकेट पहन करके बैठें, जिससे कि ऐसा हादसा ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।